हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर पर जिसके हमने फर्स्ट चैप्टर को लगभग अप्रोक्सीमेट कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर, और जिसकी शुरुआत होती है आपके नेबरहुड से। इसकी शुरुआत स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं आपके नेबरहुड से, ठीक है। जो हाँ कुछ क्वेश्चन थे जो उसके आप कह सकते हो फर्स्ट चैप्टर के, तो बच्चों वो आपके लिए आप उनको सॉल्व कीजिए। यदि कोई डाउट आता है तो हमसे पूछिए, क्योंकि जो लास्ट के क्वेश्चन है वो तो आपके स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के डेरिवेशन पे डिपेंड है सारी, ठीक है। इसलिए बच्चों को मैंने आपके लिए छोड़ी हैं। तो आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। जो नेबरहुड जिसको आप प्रतिवेश या समीप्य कहते हो, बच्चों अभी तक का जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी हमने पढ़ा है मैटर, वो सब का सब आपका 11th क्लास से रिलेटेड था। हाँ स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो आप थोड़ा सा अलग बोल सकते हो, बाकी वो भी लगभग आपका उसी से ही रिलेटेड था। चाहे लोकस हो या और जो भी क्वेश्चन है वो सब के सब आपके 11th क्लास से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब जो नेबरहुड है, प्रतिवेश है, सामीप्य है, वो क्या होगा तो ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट भी नेबर का मतलब क्या होता है नॉर्मली भाषा में अपन किसको यूज करते हैं नेबर को। नेबर यानी जो पड़ोसी, जिसने आप कहते हो मतलब वो इतने पास होना कि जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट क्या मान ली जा सके, नेग्लेक्ट की जा सके, ठीक है। उसी पड़ोसी जैसे मान लो ये तो है नहीं कि हम एक घर को छोड़कर बाकी के 10 घर बाद वाले को पड़ोसी कहते हैं। पड़ोसी यानी एक दो पास वाले घर, यानी जिस डिस्टेंस को हम नेग्लेक्टेबल बोल सके वो उसका नेबरहुड बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपल बच्चों ये फंडा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको जब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मैंने जैसे Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको मैंने बताई थी Z1 माइनस Z2 का मोड। अब यदि Z1 माइनस Z2 का जो मोड है वो अप्रोक्सीमेट नेग्लेक्टेबल, नेग्लेक्टेबल मतलब लेस देन डेल, डेल कोई ऐसी राशि है बच्चों जो ग्रेटर देन जीरो बट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या है, जीरो है। मतलब समझिए इस बात का, डेल जो है वो ग्रेटर देन जीरो है बट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जीरो है। जैसे आपने एप्सिलॉन का केस नहीं पढ़ा सेकंड ईयर में, एप्सिलॉन वर्ड सुना होगा। एप्सिलॉन क्या होता है, जीरो तो नहीं होता लेकिन होता तो वैसे तो जीरो जैसी क्वालिटी है उसकी। तो यदि डेल से छोटा हो तो इस तरीके के जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इसका क्या बोले जाएंगे, नेबरहुड बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, नेबरहुड बोले जाएंगे। आई बात समझ में या नहीं है बच्चों? रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको मैंने प्रोसेस बताई थी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है Z1 माइनस Z2 का मोड। अब यदि Z1 माइनस Z2 का मोड यदि लेस देन डेल हो, डेल एक बहुत छोटा न्यून नंबर है जो इसको मैं अप्रोक्सीमेट जीरो मान सकता हूँ, बस जीरो से ग्रेटर है, जैसे 0.00001। तो इस तरीके के केस में जो जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो इसके क्या बोले जाएंगे, नेबरहुड बोले जाएंगे, यानी समीप्य। तो अब बात आती है कि ये तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, तो फिर समीप्य प्रतिवेश का मतलब क्या हुआ? तो समीप्य प्रतिवेश का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जो आपका अर्जेंट प्लेन होता है, मान लीजिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई Z0, ठीक है। ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z0, ठीक है। और मैं एक डिस्टेंस निर्धारित कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो चौक है, एक बार सिर्फ मानने के लिए कह रहा हूँ, कोई इसमें मत ये मत बोल देना सर ये नहीं है, जो बोल रहा हूँ सुनो। मान लीजिए इस चौक की जो लंबाई है वो मैं ये मान लूँ नेग्लेक्टेबल है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो नेग्लेक्टेबल कहाँ है, ये तो दिखाई दे रही है अप्रोक्सीमेट 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर के आसपास है। अच्छा मैं इसे मानने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, उस टॉपिक पे मत आना एक बार, ठीक है। तो यदि अब ये तो है नहीं बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में यदि ये Z0 है तो इसके पॉइंट जो मैं कोई एक ही साइड, इसके तो चारों ओर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चौक जितनी रेडियस लेकर एक इसके चारों ओर एक सर्कल बना दिया। मैंने ये डिस्टेंस डेल मैंने एक बार इसको मान लिया, डेल मैंने इस चौक की लेंथ को मान लो रिप्रेजेंट कर दिया, तो इतनी रेडियस लेकर मैंने एक सर्कल बना दिया। अब स्टूडेंट ये बात बताइए कि ये तो Z0 ही है,
इसके अलावा इधर जितने भी पॉइंट होंगे जिनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करोगे, जितने भी यहाँ पर पॉइंट होंगे उन सब की जेड नोट से डिस्टेंस इस चौक से क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी, हाँ या ना। इस चौक से क्या होगी, हमेशा ही कम होगी। बात समझ आ गई? इस चौक से हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो उन सब को यदि मैं z से डिनोट करूं तो इस z को संतुष्ट करने वाले जितने भी पॉइंट हैं, इस कंडीशन को संतुष्ट करने वाले जितने भी पॉइंट हैं जो z को शामिल कर लूं, वो सब पॉइंट इस z नोट का क्या बोले जाएंगे, नेबरहुड। क्या बोले जाएंगे स्टूडेंट, नेबरहुड। बात समझ आई या नहीं आई? मेरे हिसाब से शायद बात समझ आ गई होगी आपको। यानी आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक फिक्स पॉइंट ले लो और उसके चारों ओर एक नेग्लेक्टेबल दूरी को एक सर्कल बना दो, चारों ओर की दूरी में सर्कल ही बनेगा, और उस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट आपके एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब उस जेड नोट का क्या बोले जाएंगे, नेबरहुड बोले जाएंगे, क्योंकि उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके लिए बात लागू होगी। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? इंक्लूडिंग सर्कल को भी लेस इक्वल की केस में ही रहेगा। ठीक है, बस समझ आ गई होगी या नहीं आई? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं फिर। तो यदि आपको नेबरहुड समझ आ गया है तो एक वर्ड आता है निष्कासित प्रतिवेश। आगे का जो टॉपिक है छोटा सा निष्कासित प्रतिवेश, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात हम और समझते हैं पहले कि दी स्टूडेंट मैंने लिखा भाई नेबरहुड जेड है, जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल, तो जेड की जो कंडीशन है वो नेबरहुड होगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ से मोड हटाऊँ, यदि बस स्टूडेंट मैं यहाँ से क्या करूँ, मोड हटाऊँ, तो कुछ केस क्या बनेगा, जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल एंड ग्रेटर देन माइनस डेल। ठीक है, जेड नोट को कंप्लीट इक्वेशन में प्लस कर दो तो जेड नोट माइनस डेल लेस देन एंड। ठीक है, क्लियर? मीन जेड इज ऑलवेज बिलोंग टू, तो स्टूडेंट ये जो है वो आपका क्या कहलाएगा, इसका नेबरहुड, सामीप्य, प्रतिवेश, आप जो भी वर्ड इसके लिए यूज करना चाहो। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया बच्चों? कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। इसका बेसिकली देखो मीनिंग समझ आना जरूरी है, क्यों आगे बहुत ज़्यादा इसका यूज है। इसके बाद जो आपका निष्कासित प्रतिवेश आता है, निष्कासित प्रतिवेश सिंपल सा है कि देखो जो जेड नोट का नेबरहुड है उसमें जेड नोट भी शामिल होगा या नहीं होगा, यानी जेड नोट माइनस डेल से जेड नोट प्लस डेल के बीच जेड नोट भी आएगा या नहीं आएगा। तो यदि जेड माइनस जेड नोट कर दिया जाए, यानी जेड के नेबरहुड, जेड नोट के नेबरहुड से जेड नोट को ही बाहर निकाल दो। समझे मतलब? यदि जेड नोट के नेबरहुड से जेड नोट को ही बाहर निकाल दो, तब जो आपके पास सेट बनेगा, रियल नंबर का जो इनकाउंटेबल बनेगा, वो क्या होगा, इसका निष्कासित प्रतिवेश होगा। बात समझ आई स्टूडेंट या नहीं आई? वो इसका क्या होगा, निष्कासित प्रतिवेश। क्लियर हो गया होगा? बात समझ आ गई होगी। इसके बाद आता है लिमिट पॉइंट। यदि लिमिट पॉइंट, तो बस बात आ रही है ये कि जो इस सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे वो इसके क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, और वैसे जो स्टूडेंट आपके बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ कि किसी सेट एस का भी जो लिमिट पॉइंट है वो जेड नोट कब माना जाएगा कि जेड नोट की, सो मैं लिख देता हूँ, निष्कासित प्रतिवेश लिख दिया, प्रतिवेश समीप्य लिख दिया, सीमा बिंदु। जेड नोट है किसी सेट एस का सीमा बिंदु कब कहलाएगा। तो आपने सेकेंड ईयर में विषम सिद्धांत में एक बात पढ़ी होगी कि यदि भी कोई भी सेट है उसका जो सीमा बिंदु क्या होगा, यदि
वो सीमा बिंदु के पास उसके अनंत पद विद्यमान हो जाए, उस सेट के अनंत पद विद्यमान हो जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं, उसका सीमा बिंदु। तो यही केस कुछ यहाँ मैं अप्लाई करूँगा कि यदि जेड नोट के प्रत्येक नेबरहुड में, नेबरहुड बच्चों कितने भी बन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक हो, डिस्टेंस कम ज़्यादा करते जाओ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप 0.0001 इसे नेग्लेक्टेबल मानते हो, इसे डिस्टेंस और कम करते जाओ तो और नेबरहुड बनते जाएंगे। इस तरीके से इसको मैं कम करता जाऊँ, कितने भी नेबरहुड बना सकता हूँ ना। तो इस तरीके से जेड के जितने भी नेबरहुड बनेंगे, यदि प्रत्येक नेबरहुड में एस का कम से कम एक बिंदु आ जाए, कम से कम एक बिंदु आ जाए, तो एक बात ये सोचो फिर इसका मतलब यदि प्रत्येक नेबरहुड में एक बिंदु आया, इस तरीके से मैं इसके अनंत नेबरहुड बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, अनंत नेबरहुड बना सकता हूँ। तो यदि प्रत्येक नेबरहुड में यदि कम से कम एक बिंदु हो तो अनंत नेबरहुड में अनंत बिंदु हो गए, और अनंत बिंदु होते ही जेड इसका क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और ऐसे ही तो डेफिनेशन आपने सेकंड ईयर में पढ़ी थी एडिशन सिद्धांत के अंदर भी, कोई सीक्वेंस का जो एल है वो सीमा बिंदु कब कहलाता है, जब एल के नेबरहुड में उसके अनंत पद विद्यमान हो। सेम यही प्रोसेस तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि यदि जेड के नेबरहुड में उस सेट के अनंत पद विद्यमान हो तो उसका क्या कहलाएगा, वो सीमा बिंदु कहलाएगा। बस समझ आ गई होगी या कोई डाउट है? सीमा बिंदु मतलब भाई उसके पास भटकना, एकदम उसके पास भटकना। तो जो नेबरहुड है वो इसके एकदम पास होता है। तो एस के यदि अनंत पद उसके नेबरहुड में आते हैं, अब ये तो नहीं भाई नेबरहुड एक होता है, नेबरहुड हम अनंत बना सकते हैं। डिफरेंस डेल की अलग अलग वैल्यू के संगत अलग अलग नेबरहुड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सब उसके क्या कहलाएंगे, सीमा बिंदु। क्लियर हो गया? इसके बाद स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ओपन सेट और क्लोज सेट। ये दो बातें और मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बता रहा हूँ। ओपन सेट और क्लोज सेट क्या होता है? यदि किसी आपने पढ़ा होगा छोटे 11वीं क्लास में ए बी एक ओपन है और एक क्लोज्ड है। फॉर एग्जांपल ये सेट है, यदि इसमें मैं इसके जो ये सर्कल है इसके ऊपर जो पॉइंट है वो इसके लिमिट पॉइंट है सब, ठीक है। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वो इसके क्या है, सब लिमिट पॉइंट है। यदि इनको इंक्लूड कर लूँ तो क्लोज हो जाएगा, ना करूँ तो वो ओपन हो जाएगा। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि किसी सेट के अंदर उसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तब तो वो क्लोज्ड हो जाएगा, और लिमिट पॉइंट यदि उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? यानी ओपन सेट और क्लोज सेट का कंसेप्ट क्या हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ओपन सेट और क्लोज सेट का कंसेप्ट ये हो गया कि यदि किसी सेट के अंदर उसके जो लिमिट पॉइंट है वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यदि एस का लिमिट पॉइंट क्या है, जेड नोट है, यदि जेड नोट एक ही है मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर वो एक ही, यदि लिमिट पॉइंट को जरूरी नहीं होता स्टूडेंट एक ही हो, दो भी हो सकते हैं। इसके दो लिमिट पॉइंट है, एक इस साइड और एक उस साइड, और इसके तो बहुत सारे होंगे। तो किसी सेट के से कितने भी लिमिट पॉइंट अपने को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि वो उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जितने भी लिमिट पॉइंट है, तब आप क्या बोलोगे, तब आप ये बोलोगे कि वो जो सेट है वो क्लोज्ड है। और यदि उसके लिमिट पॉइंट उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, ओपन है। अब ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टूडेंट मैं दूर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने वाली पहली संख्या और यहाँ पे आने वाली लास्ट संख्या क्या है, बता सकते हो क्या मुझे? नहीं बता सकते हो? कोई कहेगा सर पॉइंट के बाद 0.0000001, मैं तो एक जीरो और लगा दूंगा, और बढ़ गया फिर और जीरो लगाओ। यानी स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है, एंड कहाँ पे हो रहा है वो पता नहीं है। 0.99999 पॉइंट के बाद कितनी बार 9 यूज करोगी, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो वो तो लिखते जाओ, तो लास्ट तो नहीं हुआ ना, एंड नहीं हो रहा। तो क्योंकि इसका ना तो मैं स्टार्ट पता है ना एंड पता है, दैट्स वाई दिस इज ओपन। 0 to 1 यदि क्लोज्ड होता ये, तो इसका स्टार्ट 0 से ही होगा, एंड तो ये क्या हो गया, क्लोज। यदि किसी का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट यानी ये लिमिट पॉइंट ही है, तो इसका भी लिमिट पॉइंट बच्चों 0 और 1 है, इसके भी लिमिट पॉइंट 0 और 1 है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आ रही। इसके लिमिट पॉइंट 0 और 1 है ये रहा, और इसके अंदर आ रहे हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, यदि किसी सेट के जो लिमिट पॉइंट उसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तब वो क्या होगा, क्लोज्ड। यदि नहीं करते हैं तो ओपन। ठीक है बच्चों,
आज के लेक्चर में मैंने आपको आपके सेकंड चैप्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट ही बताया है, क्योंकि बच्चों जो आपका सेकंड चैप्टर है वो लगभग आपके बेसिक कंसेप्ट पे ही डिपेंड है। यदि आप इनको समझ लेते हो तो फिर आगे की जो प्रोसेस स्टूडेंट जो थर्ड चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर 2 या 3 लेक्चर का हो रहा है उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर होगा उसके अंदर स्टूडेंट ये छोटी छोटी बातें हमारी बहुत कम आएगी। इसलिए नेबरहुड, निष्कासित प्रतिवेश, इनका जो बेसिक मीनिंग है, ओपन, क्लोज्ड या लिमिट पॉइंट, ये कंसेप्ट आपका मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशन है वो हमें लिमिट पॉइंट बोल देगा, तो उसके ऊपर जो जो प्रॉपर्टीज है, जो जो बातें हैं लिमिट पॉइंट की, वो समझ में होनी जरूरी है, तभी हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज कोई ना कोई डाउट आता रहेगा। इसलिए बच्चों जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट आपका बेसिक है आगे वाली का। फर्स्ट चैप्टर था वो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक था कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सब जानकारी, भी लोकस क्या होता है, अलग अलग कंडीशन क्या होती है, उसका प्रोजेक्शन क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, मोड, कंजुगेट, उन सब की प्रॉपर्टीज़ पे हमने डिस्कस किया। सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थोड़ा लेवल है वो हाई हो रहे हैं, यानी अभी तक वो तो 11वीं लेवल की बातें थी, अब कॉलेज लेवल की बातें, जो आपका नेबरहुड है, वो सब जानकारी अगर आपके माइंड में आ जाती है स्टूडेंट, तो मान के चलिए बहुत ईजी ये चैप्टर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में मेरी तरफ से इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।